नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती प्रजापति। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिलायबिलिटी की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हमने रिलायबिलिटी को देखा था। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी है, इसी वजह से ये थोड़ा सा आपका टॉपिक जो है वो लॉन्ग भी है। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने रिलायबिलिटी के कुछ टाइप पढ़े थे, है ना, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, टेस्ट रीटेस्ट देखा था, पैरेलल फॉर्म देखा था, है ना, और एक आपका इंटर स्क्वायरर रिलायबिलिटी। ये तीन टाइप्स हमने कर लिए थे। एक टाइप आपका रह गया था, वो क्या था, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड। ओके, ये आपका मतलब कि रिलायबिलिटी का एक टाइप आपका रह गया था। अभी इसके भी हमारे दो पार्ट बन जाएंगे। ओके, बिकॉज थोड़ा सा लंबा है तो हमने दो भागों में इसे डिवाइड किया। ओके, तो आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ओके, और एक है आपका रूलन फ्लैगेनल फार्मूला। ये दोनों टाइप्स हम यहाँ पर, ये दोनों मेथड हैं, तो उसको आज करने वाले। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, और दोस्तों, जब भी लाइव चैट मतलब कि जब भी क्लास का जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम पर आप क्लास को देख लिया करो, ताकि उस टाइम क्या होगा कि आपका लाइव चैट वहाँ पर ओपन होगा। तो लाइव चैट ओपन होगा तो वहाँ पर आप लाइव सेशन के बीच में मतलब कि कमेंट करते हो तो आपका वहीं पर आंसर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। ओके, कोई डाउट है तो वहीं पर आपको उस डाउट का मतलब उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो इसीलिए लाइव चैट के साथ ही क्लास को देखा करो। और जो बच्चे मतलब कि लाइव चैट के साथ क्लास को नहीं देख पा रहे, बाद में देख रहे, वो लोग अगर उनको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं रिलायबिलिटी के नए टाइप्स को देखते हैं। ओके, मतलब इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड के बारे में देखते हैं। उससे पहले एक बात बता देना चाहती हूँ, डेली क्लास टाइम टेबल हमारा बन चुका है। ओके, एवरी मंडे टू फ्राइडे हमारी कक्षाएं जो रहेगी वो साइकोलॉजी का आपका जो क्लास होगा सुबह मॉर्निंग में 9 बजे रहेगा। फिर ये जीपीएससी वाले के मतलब गुजरात के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए है। ओके, तो ये जीपीएससी क्लास की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, वो 5:30 बजे होती है। उसके बाद हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 के जो बच्चे हैं, ओके, तो उनकी क्लास आपकी रात को 9:30 बजे होगी। ओके, डेली डेली मतलब मंडे टू फ्राइडे। अब एवरी सैटरडे संडे की बात करें तो साइकोलॉजी का शेड्यूल है तो वो थोड़ा सा चेंज होगा। सैटरडे संडे को उनके जो पीवाईक्यूएस करवाएंगे वो शाम को 7 बजे होगा आपका। ओके, और जो यूजीसी नाइट की जो कक्षा है वो हमारी वही की वही मतलब कि एक ही टाइम पर होगी, 9:30 बजे। ओके, और उसके बाद ये हमारी यूट्यूब चैनल है पेपर 1 की। तो जिन बच्चों ने पेपर 1 की ये यूट्यूब चैनल हमारी ज्वाइन नहीं की है सो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ओके, ताकि पेपर 1 की सारे वीडियोस आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद ये हमारी साइकोलॉजी की चैनल है। ओके, आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और उनको भी बता सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर जाने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में क्या देखा था, टाइप्स देखे थे रिलायबिलिटी की। यस, तो उसमें हमने पहले टेस्ट रीटेस्ट देखा था, है ना, टेस्ट रीटेस्ट। तो टेस्ट रीटेस्ट में हमने क्या किया था, एक ही टेस्ट को, ओके, एक टेस्ट को क्या करते हैं, एक ही टेस्ट मतलब सेम टेस्ट सेम सैंपल, ये वाली बात की थी हमने, सेम सैंपल। ओके, फिर क्या था, सेम सिचुएशन। ओके, सेम सिचुएशन पर हम क्या करते, टेस्ट जब अप्लाई करते हैं डिफरेंस टाइम पर, डिफरेंट टाइम पर। ओके, तो क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है हमें, सेम रिजल्ट मिलता है। ओके, सेम रिजल्ट मिलता है, ये हमने बात की थी आपको, है ना। तो यहाँ पर टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है, एक ही टेस्ट को दो बार हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं ना, और एक ही सैंपल पर, जो सैंपल हमने पहली बार लिया था उसी सैंपल पर दोबारा से वही टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। ओके, और सेम सिचुएशन होती है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है। ओके, तो और यहाँ पर एरर वेरिएंस किसकी वजह से आती थी, यहाँ पर एरर वेरिएंस आपकी टाइम सैम्पलिंग की वजह से आती थी। ओके, टाइम के बेस पर यहाँ पर एरर सैम्पलिंग आती थी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर
जो भी सैम्पल एरर किसकी वजह से, एरर वेरिएंस जो थे वो किसकी वजह से आता था, तो टाइम सैम्पलिंग की वजह से एरर वेरिएंस आता था। ओके ओके, यहाँ पर थोड़ा सा सही लिख दो। ओके, जस्ट वेट। टाइम सैम्पलिंग की वजह से आता था। ओके, उसके बाद बात करते हैं दूसरा टाइप हमने क्या देखा था, पैरेलल वाला देखा था, है ना। पैरेलल फॉर्म जिसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म भी बोलते थे, है ना, या फिर कंपेरेबल फॉर्म भी बोल सकते थे उसको। ओके, तो ये जो पैरेलल फॉर्म है, इक्विवेलेंट फॉर्म है, कंपेरेबल फॉर्म है, या फिर हम क्या बोलते थे उसको, अल्टरनेटिव फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता था, दो टाइप से हम यहाँ पर रिलायबिलिटी चेक करते थे। एक तो आपका ये था कि दो फॉर्म में, यहाँ पर फॉर्म कितने होते हैं, दो होते हैं। ओके, अलग अलग फॉर्म होते हैं ए और बी। ओके, लेकिन उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सेम होती है, समान होती है। ओके, तो फॉर्म ए और फॉर्म बी को एक ही टाइम मतलब कि एक ही दिन में हम इसको क्या करते थे, क्रियान्वयन करते थे। ओके, दो बार एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है लेकिन एक ही दिन में कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से एरर वेरिएंस आता था, यहाँ पर टाइम गैप तो है नहीं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर टाइम सैम्पलिंग के बेस पर यहाँ पर एरर वेरिएंस नहीं आता था, बट कंटेंट वेरिएबल, कंटेंट के बेस पर। ओके, कंटेंट सैम्पलिंग की वजह से क्या आता था, यहाँ पर एरर वेरिएंस आता था। मतलब कि आपने पहला फॉर्म फिल कर दिया और उसके बाद तुरंत बाद आपको दूसरा फॉर्म दिया होगा, तो कंटेंट में थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी होगी, तो आपको पता चल गया कि हाँ ये होगा, ये फॉर्म में ये था तो बी में भी ऐसा ही होगा। ओके, उसके बेसिस पर यहाँ पर एरर आ जाती है। ओके, दूसरी हमने क्या बताया था, दूसरा बताया था कि फॉर्म ए हमने टुडे दिया आपको। ओके, और फॉर्म बी जो है वो हम क्या करते हैं, आपको 14 दिन पर हम देते हैं, मतलब कि यहाँ पर टाइम गैप रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसी वजह से जो एरर वेरिएंस आता है वो दो तरह से आता है। एक तो आपका किसके बेस पर आता है, एक तो आपका टाइम के अकॉर्डिंग आता है। ओके, यानी कि टाइम सैम्पलिंग के बेस पर एरर वेरिएंस आता है, बिकॉज यहाँ पर टाइम गैप आ जाता है। और दूसरा कंटेंट के बेस पर भी आता है। ओके, कैसे, तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि फॉर्म ए में ये कंटेंट था तो फॉर्म बी में भी ये होगा, तो आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज करोगे। ओके, इसके इसके बेस पर आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, वेरिएंस एरर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो डिले, इसको क्या बोलते थे, पैरेलल फॉर्म डिले बोलते थे, है ना, ये डिले हो रहा है। ओके, डिले मतलब कि टाइम गैप ले रहा है। ओके, और ये जो हमारा था उसको हमने इमीजिएट नाम दिया था, है ना, इमीजिएट। ओके, इमीजिएट मतलब कि तात्कालिक, तुरंत ही देते हैं, ए फॉर्म फिल कर दिए तुरंत ही बी फॉर्म दे देते हैं, इमीजिएट। ओके, ये आपको दोनों नाम याद रखना है, ये तात्कालिक होता है और ये क्या होता है कि विलंबित होता है, इसको विलंबित बोलते हैं। ओके, विलंबित, और ये आपका क्या है, तात्कालिक। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हमने तीसरा क्या किया था, इंटर स्क्वायर किया था, है ना, इंटर स्क्वायर। अब इंटर स्क्वायर में क्या था कि जो भी जजेस होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एक मतलब कि टेस्ट दिया जाता है और चेक करने के लिए दिया जाता है। ओके, उनको जस्ट वेट। ओके, एक सेकंड रुको। ओके, चलिए, तो यहाँ पर जो आपका इंटर स्क्वायर में क्या था कि टेस्ट अलग अलग एक्सपर्ट को दिए जाते हैं। ओके, अलग अलग जजेस को दिए जाते हैं टेस्ट को, एक ही टेस्ट हम सभी को क्या करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट को हम दिया करते हैं। ओके, ये एक्सपर्ट 1 है, एक्सपर्ट 2 है, एक्सपर्ट 3 है, मान लो एक्सपर्ट 4 है, इन लोगों को हम देते हैं और वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने चश्मे से
उसको स्क्वायर कर देते हैं और उन्हीं स्क्वायर को देखकर हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं। ओके, अब इन सभी में हम जो भी हमारे पास स्क्वायर आते हैं उस स्क्वायर को हम कैसे कोरिलेशन देखते हैं, तो पियर्सन वाला देखते हैं ना, पियर्सन कोरिलेशन, पियर्सन आर। ओके, प्रोडक्ट मूवमेंट, तो पियर्सन आर कोरिलेशन यहाँ पर देखा जाता है सभी का। ओके, और उसी के बेस पर हम बताते हैं कि हाँ इसके टेस्ट की रिलायबिलिटी है जो वो ये है। ओके, अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर एरर जो आएगा वो किसके बेस पर आएगा, एरर जो होगा वो स्क्वायरर जो है उनके, मतलब कि जो भी स्क्वायरर है उनकी वजह से आएगा, मतलब इंटर स्क्वायरर जो भी होता है उसकी वजह से यहाँ पर क्या आता है आपका एरर आ जाता है। ओके, कंटेंट के बेस पर भी, मतलब कि यहाँ पर जो कंटेंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये जो इंटर स्क्वायरर है उनकी वजह से यहाँ पर एरर आएगा, वो जो भी स्क्वायर करेंगे ना उसके बेस पर यहाँ पर एरर आएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर सभी के स्क्वायर सेम अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब कि यहाँ पर एरर आ रहा है। ओके, अगर चीज देखो एक, मतलब कि एक परफेक्टली चीज होती है ना, उसको स्क्वायरिंग जो मिलेगा ना वो सभी कोई भी व्यक्ति दे लेकिन सेम मिलेंगे, या फिर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उसके बीच में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस आता है मतलब कि वहां पर एरर आ जाती है। ओके, क्लियर, इतना हमने कल को पढ़ा था। अब आज की शुरुआत करते हैं, चलिए अब बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड में परीक्षण पुनः परीक्षण विधि जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है, ओके, उसका जो दोष था, ओके, उसको मतलब कि उसका दोष क्या था, हम 2 बार यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं टेस्ट रीटेस्ट में। ओके, 2 बार टेस्ट को क्रियान्वयन कर रहे हैं, है ना, तो ये एक दोष था। उस दोष को, ओके, उस दोष को यहाँ पर खत्म किया जाता है। ओके, दूर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड में हम क्या करते हैं, एक ही बार में टेस्ट को मतलब कि एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ओके, अब देखो इस विधि द्वारा परीक्षण में एकरूपता का पता चलता है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा, ओके, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर होमोजेनिटी कितनी है ये हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी के बेस पर पता चलता है। जो भी इंटरनल कंसिस्टेंसी के मामले में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आइटम्स होती है ना टेस्ट के अंदर, उन आइटमों के बीच का कोरिलेशन हम देखते हैं, है ना। ये बात हमने बताई थी, 2 हिस्सों में इसको बांट देते हैं और फिर क्या करते हैं, उनके बीच में, आइटमों के बीच में कितना कोरिलेशन है उसको हम देखते हैं, है ना। उसी को हम इंटरनल बोलते हैं। यहाँ पर हमने जो सारी चीजें देखी वो सारी देखो टेस्ट रीटेस्ट के अंदर एक्सटर्नल आएगी। ओके, याद रखना है ये क्या होती है, यहाँ पर जो रिलायबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, एक्सटर्नल रिलायबिलिटी आएगी। पैरेलल फॉर्म जो है उसमें भी एक्सटर्नल रिलायबिलिटी आएगी, है ना, एक्सटर्नल मोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर उसके बाद इंटरस्कोरर में भी मतलब कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल हो जाएगी। ओके, लेकिन ये जो आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड से जो भी हम मतलब कि रिलायबिलिटी चेक करते हैं उसके अंदर क्या आएगी आपकी इंटरनल इंटरनल आपकी यहाँ पर देखी जाएगी। ओके, रिलायबिलिटी तो यहाँ पर क्या होती है, होमोजेनिटी होती है। ओके, यहाँ पर समान होता है। मान लो कि हमने एंजाइटी का टेस्ट लगाया तो ये एंजाइटी का ही टेस्ट होगा। ओके, हम यहाँ पर 2-3 टेस्टों को साथ में नहीं रख सकते, जैसे कि एंजाइटी मान लो, डिप्रेशन मान लो। ओके, तो इन सभी को साथ में लेकर एक टेस्ट नहीं बना सकते। ओके, एक ही टेस्ट बनेगा। एंजाइटी है तो एंजाइटी का ही बनेगा। जो बाकी की जो मेथड है ना उसके अंदर हम 2-3 अलग अलग मतलब वेरिएबल को लेकर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेस्ट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल के हम यहाँ पर टेस्ट, मतलब कि एंजाइटी को मेजर करना है तो एंजाइटी की ही आइटम यहाँ पर होगी। पर्सनालिटी का अगर हमें मतलब कि मेजर करना है तो पर्सनालिटी की ही आइटम यहाँ पर होगी। ओके, तो उसको बोलते हैं होमोजेनिटी, मतलब समान होती है सब, जो भी आइटम होती है वो सारी एक ही मतलब कि एक ही वेरिएबल का मेजर करती है। ओके, एक ही चीज का मेजर करती है। ओके, अलग अलग चीजों का मेजर नहीं करती है। परीक्षण के सभी एकांशों आइटम्स द्वारा एक ही शील गुण या क्षमता का मापन होता है। ये बात हमने बताई, एक ही ट्रेट या एक ही मतलब की जो एबिलिटी है उसका यहाँ पर मेजर होता है। ओके,
तो ऐसे परीक्षण को एक रूप या समरूप परीक्षण, होमोजीनियस टेस्ट कहा जाता है। ओके, याद रखना है इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड से जो भी हम मतलब कि टेस्ट बनाते हैं वो कैसा होता है, होमोजीनियस टेस्ट होता है। होमो का मतलब क्या होता है, समान होना। ओके, समान होना। जीनस का मतलब समान प्रकार से। ओके, समान प्रकार का होना मतलब कि दो समानता होना दोनों में। ओके, मतलब कि जितनी भी आइटम्स होगी उसके अंदर वो सभी समान होगी। ओके, और इसकी आंतरिक संगति अधिक होती है। देखो इसकी क्या होती है, जितना होमोजेनियस टेस्ट होता है उतनी उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। ओके, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे परीक्षण जो होमोजेनियस टेस्ट होते हैं तो उनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसी होती है, तो अधिक होती है। ओके, अब देखो इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड द्वारा परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए परीक्षण को सैंपल पर एक ही बार क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। यहाँ पर एक ही बार आपका मतलब कि क्रियान्वय किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से करना है। ओके, तथा फिर उपयुक्त विधि द्वारा आंतरिक संगति गुणांक, इंटरनल कंसिस्टेंसी कोएफिशिएंट ज्ञात किया जाता है। ओके, एप्रोप्रिएट मेथड यानी कि इसके अलग अलग मेथड है, जैसे कि स्प्लिट हाफ हो गई। ओके, रूलर फ्लैगेनन फार्मूलास हो गए। ओके, कूडर रिचार्डसन मेथड हो गई। ओके, उसके बाद अल्फा क्रॉनबेक अल्फा हो गए। ओके, तो अलग अलग मेथड से आप इसका क्या कर सकते हो, रिलायबिलिटी चेक कर सकते हो। अब देखो इसको यहाँ पर समझते हैं बात। ओके, यहाँ पर चलो यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो टेस्ट देते हैं ना, तो सपोजली मान लो कि मुझे ना आप लोगों पर टेस्ट लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, आप लोगों मान लो कि मैंने 50 बच्चों पर टेस्ट लगा लिया। ओके, ये टेस्ट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, आप लोगों से मैंने टेस्ट को वापस ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो भी आइटम्स रखी गई होगी, मानो कि सपोजली हमने 100 आइटम रखी, तो उन 100 आइटम को 2 भागों में बांट देंगे। अब 2 भागों में कैसे बांटेंगे, या तो हम ओड इवन नंबर से बांटेंगे। ओके, मतलब कि एक भाग में ओड नंबर रखेंगे, दूसरे भाग में इवन नंबर को रखेंगे। ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 2 1 3 5 7, है ना। तो ऐसे करते करते 99 तक आएगा, है ना। 100 आइटम हो तो इवन नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8। ओके, ऐसे करते करते 100 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, 2 भागों में 2 हिस्सों में इसको बांट लेते हैं। ओके, ये हमने एक बार मान लो कि इस तरीके से या तो बांट लिया, या तो फिर अब दूसरी मेथड जो होती है वो क्या होती है कि हमारे पास 100 आइटम्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 to 50 आइटम्स यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर 51 to 100 आइटम्स यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से 2 भागों में हम उसको बांटकर इसके बेस पे जो स्क्वायर मिल रहे हैं उन स्क्वायरों के बेस पर हम कोरिलेशन निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ही बार एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। ओके, एक ही बार मतलब कि आप पर टेस्ट आपको दे दिया गया, फिर आपसे टेस्ट लेने के बाद हम जब स्क्वायरिंग करने बैठते हैं तब जाकर यहाँ पर रिलायबिलिटी चेक करते हैं। बाकी में हम क्या करते थे, बाकी में हम डबल बार एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, है ना। और वो भी एडमिनिस्ट्रेशन डबल बार करके हम कोरिलेशन निकालते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही बार एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे, एक ही बार आपको टेस्ट दे दिया और टेस्ट लेकर तुरंत ही हम उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका कोरिलेशन निकालेंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर कोएफिशिएंट जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है वो देखा जाता है। ओके, चलो आगे समझते हैं। यहाँ पर देखो उसकी जो मेथड्स हैं, उन मेथड्स में 4 मेथड्स है। ओके, एक तो है आपकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, दूसरी है रूलर फ्लैगेनल फार्मूला। ओके, और तीसरी है कूडर रिचार्डसन फार्मूला, और चौथी आपकी कोएफिशिएंट अल्फा। ओके, तो ये 4 जो हैं वो आपकी क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड याद रखना है। ओके, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड कौन कौन सी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो क्या करती है, इंटरनल रिलायबिलिटी को चेक करती है। ओके, इंटरनल रिलायबिलिटी ओके, रिलायबिलिटी के ये अलग, तो इंटरनल रिलायबिलिटी को चेक करती है। ओके, अब देखो यहाँ पर स्प्लिट हाफ में क्या होगा कि हम 2 भागों में 2 हिस्सों में इसको बांट देंगे, है ना। फिर उसके जो स्क्वायर आएंगे उसको कोरिलेट करते हैं। ओके, इसमें हम
डबल बार फार्मूलाज लगाएंगे। ओके, एक हम पियर्सन वाला लगाएंगे, उसके बाद हम स्पीयरमैन का लगाएंगे। ओके, ये 2 बार फार्मूलाज यहाँ पर यूज होता है स्प्लिट हाफ के अंदर। हम आगे बात करते हैं आपको। ओके, रूलन फ्लैगेनन में क्या होगा, रूलन में जो होगा वो इसी तरीके से होगा, 2 भागों में तो इसको डिवाइड किया ही जाएगा। ओके, जो भी आइटम्स है उनको 2 भागों में, चाहे जो 2 मेथड मैंने आपको बताई उनमें से किसी भी मेथड का यूज करके आप 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि ओड इवन नंबर से बांट सकते हैं, या फिर फर्स्ट और सेकंड नंबर से, फर्स्ट पार्ट और सेकंड नंबर पार्ट के आधार पर भी आप उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, रूलन में क्या होगा, रूलन फार्मूलाज है उसके अंदर यहाँ पर जो स्क्वायर मिलेगा ना उसके बीच में डिफरेंस निकाला जाएगा। ओके, वेरिएंस देखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इनका वेरिएंस निकाल कर हम डिफरेंस देखते हैं और डिफरेंस देखकर एरर को निकालते हैं। ओके, एरर वेरिएंस निकालने के बाद हम क्या करते हैं, रूलन रूलन फार्मूलाज है उसको अप्लाई करके रिलायबिलिटी चेक करते हैं। ओके, ये बात हो गई। अब देखो फ्लैगेनन में क्या होता है, तो फ्लैनेगन। ओके, फ्लैनेगन में क्या होगा, यहाँ पर भी हम 2 भागों में, 2 हिस्सों में इसको बांटते हैं आइटम्स को। ओके, यहाँ पर आइटम्स को बांटी जाती है, ध्यान रखना। ओके, पैरेलल में हम फॉर्म को बांट लेते थे। ओके, अलग अलग फॉर्म बनाते थे, यहाँ पर अलग अलग फॉर्म नहीं, एक ही टेस्ट है। ओके, एक ही फॉर्म है, लेकिन हम उस फॉर्म में जो आइटम्स है उसके ही हिस्से कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर फ्लैनेगन में क्या होगा, यहाँ पर हम डायरेक्टली जो स्क्वायर मिलते हैं ना उसका डायरेक्टली वेरिएंस निकालते हैं। ओके, और वेरिएंस के बेस पर हम उसको क्या करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। ओके, इस तरह उसका कोरिलेशन निकाल कर उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। ओके, तो ये फ्लैनेगन में। ओके, यहाँ पर क्या था, एरर निकालने के बाद हम उसका कोरिलेशन देखते हैं। ओके, फिर कुडर रिचर्डसन सूत्र फॉर्मूला है वो हम कल करेंगे, और कोफिशिएंट अल्फा है वो भी हम कल करेंगे। ओके, अभी हम इन दोनों को देखना है, तो उसका बेस आपके दिमाग में बिठा दिया है। चलें, अब देखो ये जो है हमारी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है वो सबसे अधिक लोकप्रिय विधि है। ओके, इंटरनल रिलायबिलिटी देखी जाती है, मैंने ये बताया। इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड जितनी भी 4 बताइए वो सारी क्या करती है, इंटरनल रिलायबिलिटी। इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदरूनी बातें। ओके, आइटम्स में कितना कोरिलेशन है। ओके, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर आइटम्स की देखा जाता है रिलेशन। ओके, इस विधि में परीक्षण को व्यक्तियों को एक समूह पर पहले क्रियान्वयन कर लिया जाता है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। ओके, और उसके बाद परीक्षण के 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ओके, हमने 100 बच्चों पर, मान लो 50 बच्चों पर हमने टेस्ट को क्रियान्वित कर दिया। ओके, एडमिनिस्ट्रेट कर दिया। उसके बाद हम उनके टेस्ट को ले लेंगे और फिर उनके सभी के 50 बच्चे हैं उनके टेस्टों को क्या करेंगे, 2 हिस्सों में बांट लेंगे। ओके, 50 बच्चे के 2 हिस्सों में इस तरीके से उनके टेस्ट को बांट लेंगे। और वो जो 2 भागों में बांटते हैं उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो है ओड इवन नंबर से हम आइटम को रखते हैं, मतलब कि मान लो कि यहाँ पर ओड नंबर रखी और यहाँ पर इवन नंबर रखी। ओके, यही बात हमने आगे आपको बताई। ओड में क्या होगा, 1, 3, जिनको विषम संख्या बोलते हैं। यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, विषम संख्या बोलते हैं, इवन को क्या बोलते हैं, सम संख्या। ओके, तो यहाँ पर 1, 3, 5 ये सारी विषम संख्या है और यहाँ पर सम संख्या है। तो यहाँ पर 2, 4, 6 ये सारी आपकी क्या है, सम संख्या। ओके, सम विषम हमने इस तरीके से बांटा, या तो फिर हम इस तरीके से भी बांट सकते हैं कि पार्ट 1 फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, मतलब कि 1 से 50 का हमने बताया था और 51 से 100 का। इस तरीके से फर्स्ट हाफ ये हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट हाफ। ओके, ये फर्स्ट हाफ हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेकंड हाफ हो गया। ओके, तो इस तरीके से 2 भागों में 2 तरीके से हम बांट सकते हैं उसको। अब प्रत्येक व्यक्ति के 2 कुल प्राप्तांक होंगे। ओके, मान लो कि ये कोई ए पर्सन का ये टेस्ट है, उसके जो भी स्क्वायर मिलेंगे हमें 2 मिलेंगे, एक ओड नंबर वाला होगा, एक इवन नंबर वाला होगा। ओके, अगर ये तरीका अपनाते हैं तो अभी उसके 2 स्क्वायर मिलेंगे, एक फर्स्ट हाफ का मिलेगा और सेकंड हाफ का मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जितने भी पर्सन हैं उनके जो भी स्क्वायर मिलेंगे वो हमें 2 स्क्वायर मिलेंगे। ओके, बाद में इन दोनों वितरणों को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ये जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन मिला ना उसमें हम क्या करते हैं, कोरिलेशन पियर्सन आर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ओके,
हम यहाँ पर क्या करते हैं, पियर्सन आर्क को यहाँ पर जो स्प्लिट हाफ है उसके अंदर पियर्सन आर्क को यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। ओके, तो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट जो कोरिलेशन होता है उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और यह सहसंबंध अर्ध परीक्षण विश्वसनीयता हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी को बताया। अब देखो यहाँ पर से ये स्क्वायर मिले आपको और यहाँ पर से ये स्क्वायर मिले, इन दोनों के बीच का हम कोरिलेशन देखते हैं तो वो क्या होता है, ये हमें क्या बताती है, ये हमें हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी बताती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से हाफ टेस्ट की हम जब रिलायबिलिटी चेक करते हैं तो उसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो इतनी ज़्यादा मतलब कि हमें नहीं मिलती, कम रिलायबिलिटी मिलती है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि हम दो भागों में हिस्सों में बांटकर हम जब कोरिलेशन लगाते, कोरिलेशन निकालते हैं, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रिलायबिलिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी मिलेगी। ओके, क्या मिलेगी, हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी। ओके, रिलायबिलिटी, ओके, हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी मिलेगी। ओके, पूरे टेस्ट की नहीं मिल रही, हमने आधे आधे भागों में बांटा है ना, इसलिए हाफ टेस्ट की ही हमें रिलायबिलिटी मिल रही है। ओके, अब इस संबंध के आधार पर स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी सूत्र यानी कि स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जाएगा। हमने यहाँ पर जो कोरिलेशन निकाला किसके बेस पर निकाला, पियर्सन के बेस पर निकाला, लेकिन ये तो हमें जो रिलायबिलिटी मिली वो क्या मिली, हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी मिली, लेकिन हमें तो निकालनी है पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे और वो दूसरा फॉर्मूला कौन सा होगा, स्पीयरमैन होगा। ओके, स्पीयरमैन ब्राउन वाला, ओके, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी, ओके, प्रोफेसी फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, रिलायबिलिटी को निकालेंगे। ओके, तो डबल बार हम रिलायबिलिटी को यहाँ पर कोरिलेशन देखते हैं। ओके, डबल बार कोरिलेशन देखेंगे। एक तो हमने पियर्स में सॉरी एक तो हमने किसके बेस पर देखा था, तो पियर्सन के बेस पर देखा, और दूसरा हम क्या देखेंगे, उसके बाद स्पीयरमैन फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो क्लियर, आई होप यहाँ पर। चले अब यहाँ पर फॉर्मूला समझते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, आरटीटी जो है वो क्या है, आपके रिलायबिलिटी ऑफ होल टेस्ट, मतलब कि आपके पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी। आपने पियर्सन कोरिलेशन निकाल दिया, ओके, उसके बाद की बात है, तो पियर्सन फॉर्मूला लगाकर आपने उसका कोरिलेशन निकाला, वो तो आपकी क्या थी, हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी निकली है ना। अब हम होल टेस्ट की मतलब कि पूरे टेस्ट की यहाँ पर क्या करते हैं, रिलायबिलिटी चेक करते हैं। तो ये वाला उसका मतलब कि फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आरटीटी इज इक्वल टू 2 इंटू रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू क्या करेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट। तो मतलब कि आपने जो हाफ टेस्ट की जो रिलायबिलिटी देखी ना, तो उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। अब देखो हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी कौन सी थी, जो पियर्सन वाला हमने फॉर्मूला लगाकर आपको जो रिलायबिलिटी मिली होगी, है ना, तो उसी को हम बोलेंगे रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट। यही बताया ना हमने, ये वाली जो आपको बताया था यहाँ पर कि ये हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी मिलती है ना, तो इसी के बेस पर हमने यहाँ पर हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी यहाँ पर मेंशन करनी है। डिवाइडेड बाय क्या करना है, 1 इंटू अगेन आपको रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट वही। ओके, इसको इस तरीके से करना है। और फिर जाके देखो यहाँ पर 2R दिया हो या फिर आपको 2RH दिया हो तो भी घबराना नहीं। ओके, मतलब कि एक ही है रिलायबिलिटी यहाँ पर हाफ टेस्ट की। ओके, H का मतलब हाफ टेस्ट का होता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर दिया हो तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और फार्मूलाज नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम रिलायबिलिटी को निकालते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को कैसे निकालते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। सपोजली मान लो कि आपने 10 बच्चों पर टेस्ट लिया, मान लो कि अब 10 बच्चों का जब टेस्ट लिया तब आपने उनको टेस्ट लेकर वापस ले लिया, तो उनको आपने ना 2 भागों में बांट लिया। ओके, ये एक भाग है और ये 2 भाग है। ओके, अब एक भाग जो था मतलब मान लो कि आपने ओड इवन नंबर वाला यूज किया, तो यहाँ पर ओड और यहाँ पर इवन। ओके, यहाँ पर उनके स्क्वायर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पर देखो हर एक बच्चे की पहले तो हम निकालेंगे। ओके, तो ये जो हमारे पास मान लो कि 100 आइटम है, कितनी है, 100 आइटम्स है, तो 100 आइटम में से हमने ओड इवन नंबर लिया है ना, जस्ट वेट। ओके, ओड इवन नंबर लिया है। ओके, जस्ट वेट।
ओके, यहाँ पर हमने ओड इवन नंबर लिया तो 1 3 5, ओके, ऐसे करके यहाँ पर हम मान लो कि हमारे पास 100 आइटम्स है तो यहाँ पर 99 तक आएगा, और यहाँ से 2 4 6, ओके, और यहाँ पर 100 तक आएगा। अब देखो ये एक ही पर्सन का ये टेस्ट है, हम पूरे के पूरे जितने भी बच्चों पर हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के इसी तरीके से आपको निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम एक का निकालते हैं, तो एक का मान ली सपोजली मान लो कि आपकी यहाँ पर जो स्क्वायर आए और यहाँ पर जो स्क्वायर आए, ओके, उसको हमने पियर्सन फार्मूला यूज करके हमने क्या किया, को रिलेशन निकाल दिया। ओके, तो ये जो को रिलेशन मिला, मान लो सपोजली आपको मिल गया 0.80 मिल गया, 8 मिल गया, ओके, मतलब कि 80 मिल गया। ये को रिलेशन आपका मतलब एक बच्चे का है, इसी तरीके से सभी बच्चे का, ओके, 10 बच्चे का यहाँ पर क्या किया जाएगा, कोरिलेशन देखा जाएगा। ओके, 10 बच्चों का, मतलब कि यहाँ पर एक बच्चे का हमने निकाला, फिर दूसरे बच्चे का, तीसरा बच्चे का, और फिर जाके सबके कोरिलेशन को चेक किया। ओके, और उसके बेस पर हमने कोरिलेशन निकाला। तो यहाँ पर मान लो कि जो भी हम क्या करते हैं, हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, RTT इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 इंटू रिलायबिलिटी। ओके, यहाँ पर R कर रहे हैं वो, ओके, 2 इंटू आर, ओके, 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या होगा R। ओके, अब देखो ये R हमारे पास क्या था, 0.80 था, तो 2 इंटू 0.80 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.80। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 8 दूनी 16 होगा, है ना, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 80 इंटू 2, ओके, तो 8 दूनी 16 यहाँ पर, और ये वाला 0 आपका आ गया। ओके, अब देखो पॉइंट के बाद कितने, 2 पॉइंट है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट को हटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, लाइव चैट में आप लोग आंसर करो, 0.80 इंटू 2। ओके, इसका मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई करो भाई। ओके, क्या आएगा इसका आंसर, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को हटा लो, हटा लिया, कितना आया, 1.6 आया। ये वाला आपका 1.6 किसका है, इनका मल्टीप्लाई किया इसलिए। ओके, अब देखो इसका प्लस करेंगे तो 1.80 आएगा। ओके, अब इसको ना जिस तरीके से भागते हैं उस तरीके से भाग कर दो इसका। ओके, पॉइंट यहाँ से चला जाएगा, 16/180 आ जाएगा। ओके, अब देखो क्या होगा, 16 मतलब कि यहाँ पर 2 8 दूनी 16 होगा, और 90 दूनी 180 होगा, है ना, अभी भी भाग जाएगा तो 4 दूनी 8 होगा। ओके, और यहाँ पर 45 दूनी क्या होगा आपका 90 होगा। तो यहाँ पर 4/45। ओके, यहाँ पर आपको इसलिए प्रोसेस बता रहे हैं कि इस तरीके से आप रिलायबिलिटी मतलब कि कोरिलेशन निकाल सकते हो। ओके, कोरिलेशन निकाल कर रिलायबिलिटी चेक कर सकते हो। देखो अब 45 है तो यहाँ पर तो मतलब कि 0.0 लगेगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ है नहीं। ओके, तो 0 लगा लिया, अभी भी आपके पास कुछ नहीं तो 0 को लगा लो। ओके, और 45 को मतलब कि क्या करोगे, 8 से ये मल्टीप्लाई करोगे तो 45 इंटू 8 करो तो कितना होगा, 8 पंचे 40, 4 8 चौक 32, 4 36, 360 आ जाएंगे, है ना। हाँ, तो ये वाला होगा आपका, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 यहाँ पर आपका आ जाता है। ओके, यहाँ पर 40 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ओके, तो यहाँ पर हमारी जो रिलायबिलिटी आएगी वो उसके बाद आगे देखोगे तो 88 आएगा। ओके, तो 0.88 आपकी क्या आ गई भाई, RTT। ओके, पूरे टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो कितनी आएगी, 0.88 आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है, हम डबल बार एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और उसकी रिलायबिलिटी देखते हैं। ओके, पहले देखो पियर्सन में हमें कितना मिला था, 0.80 रिलायबिलिटी कोरिलेशन मिला था, है ना, कितना मिला था, कोरिलेशन 0.80 मिला था, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो गया, 0.88 हो गया है ना। तो इस तरीके से आपको डबल बार एडमिनिस्ट्रेट करने से आपको प्रॉपरली जो कोरिलेशन है वो अच्छी तरीके से मिल पाएगा, और रिलायबिलिटी आपको अच्छे से समझ में, मतलब कि जो आपको रिलायबिलिटी जितनी आनी चाहिए उतनी आ जाएगी। ओके, यहाँ पर हाफ टेस्ट की मिल रही थी, ये पूरे टेस्ट की मिल रही है। ओके, तो डिफरेंस उसके अंदर आ जाता है। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में सबसे पहले क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, उसके बाद पियर्सन को फॉर्मूला लगाते हैं, पियर्सन फार्मूला के बाद
हम क्या करते हैं, स्पीयरमैन का फार्मूला लगाते हैं। स्पीयरमैन का फार्मूला क्या है, 2 इंटू रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पर इंटू है या प्लस है, जस्ट वेट, ओके प्लस है, ओके यहाँ पर प्लस है, 1 प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस सूत्र से प्राप्त विश्वसनीयता गुणांक जो होता है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट होता है। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, ये जो कोरिलेशन आपको मिला ना ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट बोलते हैं, कि मतलब कि विश्वसनीयता गुणांक हमें मिला। तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है वो पूरे परीक्षण की, मतलब कि होल टेस्ट की विश्वसनीयता होती है, ओके, पूरे टेस्ट की होती है, यही बात की। अब यहाँ पर एरर वेरिएंस कहाँ से आएगा, सभी में एरर वेरिएंस तो आता ही है, ओके। तो यहाँ पर एरर वेरिएंस किसके बेस पर आएगा, कंटेंट के बेस पर आएगा। कंटेंट के बेस पर किस तरीके से, आइटम्स के, ओके। मान लो कि हमने कोई आइटम ऐसी रख ली कि जो स्पष्ट नहीं है, ओके, मतलब कि सभी को एक तरीके से समझ नहीं आती है, उसका जो अर्थ निकल रहा है वो स्पष्टली नहीं है, ओके। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो भी जिन्होंने आइटम बनाई है, एक्सपर्ट हो या जो भी है ना, तो उन लोगों ने मतलब कि उनके पास इतनी जानकारी शायद ना हो और उस आइटम को उन्होंने रख ली हो, तो इसी वजह से यहाँ पर एरर आ जाएगा, ओके। तो एरर वेरिएंस जो यहाँ पर आएगा स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में, वो किसके बेस पर आता है, कंटेंट के बेस पर, आइटम के बेस पर आता है, ओके। चलिए अब इसके मेरिट्स की बात करते हैं, तो उसके प्रमुख गुण क्या है, उसके अंदर क्या मतलब कि उसके लक्षण क्या है, गुण क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑन द स्पॉट रिलायबिलिटी मिल जाती है। ऑन द स्पॉट में क्या, देखो पिछले हमने जो 3 की उसके अंदर क्या था, हमें डिले होता था ना, मतलब टाइम गैप होता था, उसी की वजह से वहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, उसके बाद तुरंत ही एक ही बार मतलब कि एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और सारा फॉर्मूलाज लगाकर यहाँ पर रिलायबिलिटी चेक कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर ऑन द स्पॉट रिलायबिलिटी हमें मिलती है। और ये जो हमारी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है, ओके, उसको नाम भी दिया गया है, गिलफोर्ड और फ्रैक्चर ने नाम दिया 1937 में कि ये जो रिलायबिलिटी है उसको ऑन द स्पॉट रिलायबिलिटी कहना चाहिए, ओके। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से भी आ सकता है कि ऑन द स्पॉट रिलायबिलिटी किस में मिलती है, या फिर ऑन द स्पॉट रिलायबिलिटी किसको कहा जाता है, तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर हमें तुरंत ही क्या मिलती है, रिलायबिलिटी देखने को मिलती है, ओके। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड से जो भी रिलायबिलिटी मिलती है वो आपको कैसे मिलती है, ऑन द स्पॉट मिलती है, ओके। मतलब एक ही बार का एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और उसी के बेस पर आपको क्या मिलती है, रिलायबिलिटी मिलती है, ओके। तो ये भी आपको याद रखना। उसके बाद देखो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक ही बार क्रियान्वयन किया जाता है, ओके। तो डबल एडमिनिस्ट्रेशन के कभी कभी क्या, जो पिछले हमने जो 3 टाइप्स किए थे उसके अंदर हम डबल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना। देखो टेस्ट में डबल बार हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, पैरेलल फॉर्म में भी 2 बार तो कर रहे हैं ना। पहली बार मान लो कि पहले एक ही दिन में 2 फॉर्म दे रहे हैं तो 2 बार तो एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है ना। उसके बाद डिले में भी इस तरीके से टेस्ट की तरह होगा, है ना। उसके बाद हमने इंटरस्कोरर जो है, इंटरस्कोरर में तो हम मतलब कि एडमिनिस्ट्रेट कर ही नहीं रहे हैं, वहाँ पर तो हम एक्सपर्ट को दे रहे हैं चेक करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होने के कारण 2 बार क्रियान्वयन, मतलब कि डबल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण उत्पन्न जो वेरिएशन होता है, ओके, जो वेरिएंस आती, परिवर्तनशीलता आती, उसके प्रभाव को हम यहाँ पर कंट्रोल कर पाते हैं, ओके। मतलब कि टाइम गैप की वजह से जो एरर आती है, ओके, उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टाइम सैम्पलिंग की एरर तो आती नहीं है ना, इसी वजह से यहाँ पर टाइम सैम्पलिंग की जो एरर आती है उसको हम यहाँ पर कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ पर टाइम भी हमारा बच जाता है, बिकॉज एक ही बार उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है तो टाइम भी बच गया। अब देखो ना 2 बार एडमिनिस्ट्रेट करोगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो एक ही बार एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है तो टाइम भी सेविंग हो जाएगा, खर्चा भी कम होगा, है ना। एक ही बार टेस्ट लगा रहे तो श्रम भी कम लगेगा आपको, यहाँ पर जो भी आपकी शक्ति है वो भी कम जाएगी, है ना। तो ये उसके प्रमुख गुण हैं। अब बात करते हैं उसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं।
तो इसके अंदर क्या होता है कि इस विधि में विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए सभी आवश्यक आंकड़े एक ही बार में संग्रह कर लिए जाते हैं। ओके, इसलिए परीक्षार्थी या उत्तरदाता में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, मतलब कि जो चेंजिंग आता है, कभी कभी एटमोस्फियर के बेस पर आता है, ओके, एनवायरनमेंट के बेस पर आता है, या फिर कभी कभी किसी चीज़ों के कारण यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं, तो उन परिवर्तनों का जो प्रभाव होता है वो एक ही दिशा में होता है। मतलब कि यहाँ पर मान लो कि किसी का अभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं और उनको ये टेस्ट दे दिया गया, तो उसके स्कोर पर इफेक्ट होगी, मतलब कि उसके स्कोर कम आएंगे, है ना। लेकिन जो हमने आगे वाली 3 की थी, ओके, एक्सटर्नल वाले, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। टेस्ट, रीटेस्ट और पैरेलल में क्या होता है कि हम 2 बार क्रियान्वय करते हैं, तो मान लो कि अभी इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके स्कोर मान लो कि कम आ रहे हैं, लेकिन जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसके जो स्कोर आएंगे वो ज़्यादा आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी उसके बीच में, मतलब कि टाइम गैपिंग की वजह से जो उनके पर्यावरण में या फिर उनके खुद में जो चेंजेस आता है, उसके बेस पर जो इफेक्ट हो रहा है उसको हम चेक कर पाते, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट हाफ में हम ये चेक नहीं कर पाते। ओके, बिकॉज हम एक ही बार उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो उस टाइम उसकी जो हालत होगी, जो एनवायरनमेंट होगा, वो ही उसको इफेक्ट करेगा, और दूसरा उसके हम दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमें नहीं पता चलता। ओके, स्पीड टेस्ट की विश्वसनीयता गुणांक यानी कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ज्ञात नहीं किया जाता है। स्पीड टेस्ट क्या होता है, स्पीड चेक करते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के बेस पर हम स्पीड टेस्ट को मेजर नहीं कर सकते। ओके, मतलब कि स्पीड टेस्ट होता है इसके बेस पर रिलायबिलिटी चेक नहीं कर सकते। ओके, अगर हम मान लो कि हम उसको चेक भी कर रहे हैं, तो वो उसका जो मतलब कि कोएफिशिएंट आएगा, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट आएगा, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएगा, अधिक आ जाएगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है वो स्पीड टेस्ट में नहीं लगाई जाती, मतलब कि स्पीड टेस्ट में स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के बेस पर रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट नहीं निकाला जाता। ओके, यहाँ पर होमोजीनियस आइटम होती है, समान आइटम्स होती है। ओके, तो होमोजीनियस आइटम पर ही प्रयोग की जा सकती है, इसीलिए हेट्रोजीनियस आइटम पर प्रयोग करना संभव नहीं। ओके, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि अलग अलग वेरिएबल को हम एक ही टेस्ट के अंदर मेजर करते हैं ना, और होमोजीनियस में क्या होता है, एक ही वेरिएबल की आइटम्स रखते हैं हम। ओके, मिक्स नहीं करते हैं कुछ चीज़ें। ओके, कुछ भी यहाँ पर मिक्स नहीं होता है। और यहाँ पर हेट्रोजीनियस में क्या होता है, मिक्स कर देते हैं। ओके, मान लो एंजाइटी, डिप्रेशन, 2-3 वेरिएबल को हम अगर साथ में रखकर यहाँ पर टेस्ट बना रहे हैं, तो वो हमारा हेट्रोजीनियस हो जाएगा। और यहाँ पर अकेला मतलब कि एंजाइटी का टेस्ट बना रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो आइटम्स होगी वो होमोजीनियस होती है। ओके, तो हेट्रोजीनियस आइटम पर ये जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है वो नहीं लगाई जा सकती। ओके, एरर वेरिएंस आइटम ही होता है। यहाँ पर जो एरर वेरिएंस आता है वो कंटेंट के बेस पर, मतलब कि आइटम्स के बेस पर ही आता है। ओके, आइटम्स आपकी मान लो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, या फिर मान लो कि कुछ आइटम्स ऐसी है जो हमें पता ही नहीं, सभी को समझ नहीं आती। ओके, तो ऐसे आइटम के रिलेटेड जो चीज़ें होगी उसी से एरर आएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं, अब आते हैं रूलन फार्मूलाज। अब देखो रूलन फार्मूलाज में हम क्या करेंगे, तो जिस तरीके से स्प्लिट हाफ में हमने 2 हिस्सों में इसको बांट लिया है ना, एक बार एडमिनिस्ट्रेट कर लिया टेस्ट को, उसके बाद टेस्ट को लेकर हमने आइटम्स को 2 हिस्सों में बांट लिया, या तो हम ओड इवन से बांट रहे हैं, या तो फिर हम क्या करते हैं उसको फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ओके, फर्स्ट और सेकंड, इस तरीके से हम बांटते हैं ना। तो ये 2 मेथड है अलग अलग। ओके, तो इनमें से जो भी मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये तो काम हम कर ही लेते हैं। ओके, 2 हिस्सों में बांट लेते हैं आइटम्स को। ओके, और उसकी स्कोर भी ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, उनकी स्कोर का मतलब कि टोटल यहाँ पर कर लेते हैं। ये तो हम स्प्लिट हाफ में भी कर रहे थे, और रूलन में भी करेंगे, फ्लैनेगन में भी करेंगे। ओके, सभी में करेंगे ऐसा। अब यहाँ पर मतलब कि डिफरेंस कहाँ से आता है, तो देखो इसके माध्यम से पूरे परीक्षण की विश्वसनीयता एक ही बार में ज्ञात हो जाती है। अब देखो यहाँ पर जो रिलायबिलिटी चेक की जाएगी ना एक ही बार में, मतलब कि हमने स्प्लिट हाफ में क्या किया था, 2 बार हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं, एक पियर्सन देखते हैं, फिर स्पीयरमैन वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, 2 फार्मूलाज लगाते हैं। किस में लगाते हैं हम,
किस में लगाते हैं, स्प्लिट हाफ में लगाते हैं। ओके, स्प्लिट, ओके, तो स्प्लिट हाफ में लगाते हो। और यहाँ पर स्प्लिट हाफ में क्या करते हैं, पहले पियर्सन का लगाते हैं और उसके बाद किसका लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं स्पीयरमैन का। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूलन में ऐसा नहीं करेंगे, एक ही बार में हम रिलायबिलिटी को चेक कर लेंगे। ओके, तो अब कैसे, तो देखो स्प्लिट हाफ में हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी पहले ज्ञात किया जाता है और तब उसके आधार पर पूरे परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। पियर्सन का हमने लगा लिया तो वो हमारी हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी हो गई, ये क्या हो गई, हाफ। ओके, हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी हो गई। ओके, आधी टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद हम ऑल टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक करते हैं, है ना। ये स्प्लिट हाफ का मामला है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि जबकि रूलन सूत्र द्वारा आंतरिक संगति विश्वसनीयता मतलब कि इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी का मापन का आधार विश्वसनीयता का तकनीकी मतलब कि टेक्निकल या लॉजिकल परिभाषा है। अब देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, अब देखो यहाँ पर टेक्निकल रूप से यहाँ काम होता है। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से, तो इस सूत्र में पहले तो देखते हैं कि एरर वेरिएंस के आधार पर परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। अब देखो यहाँ पर एरर वेरिएंस देखा जाता है, किस तरीके से देखा जाता है, पहले ही उसको देखते हैं। ओड इवन नंबर या तो फर्स्ट सेकंड में हमने उसको बांट लिया। ओके, दोनों भागों के आपको स्क्वायर्स मिलेंगे, है ना। उन स्क्वायर्स को आप क्या करोगे, एक दूसरे के अंदर से घटा दोगे। मान लो सपोजली यहाँ पर आपको स्क्वायर मिले 100, सॉरी यहाँ पर आपको स्क्वायर मिले मान लो कि 20। ओके, और यहाँ पर आपको स्क्वायर मिले मान लो कि 80। ओके, 18। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर में से माइनस करेंगे। यहाँ पर जो बड़ी वाली संख्या होगी उनमें से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर जो एरर आ रही है कितनी आ रही है। ओके, यहाँ पर दो हमने हिस्सों में बांटा, तो यहाँ पर एक हिस्से में आया 20, दूसरे हिस्से में आया 18। तो यहाँ पर आप एरर कितनी आई, आपके पास 2 एरर आई, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका एरर हो गया। उसके बेस पर हम वेरिएंस देखेंगे, वेरिएंस। ओके, वेरिएंस कैसे देखते हैं, तो स्टैंडर्ड डिवाइस का स्क्वायर करते हैं। ओके, स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वो आपको वेरिएंस मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर वेरिएंस ढूंढा जाएगा, एरर का वेरिएंस भी ढूंढा जाएगा और इनके जो टोटल स्क्वायर है। ओके, मतलब कि ये 20 और 18 टोटल कितने हुए आपके, तो 38 हुए। तो टोटल आपकी जो टेस्ट है उसका स्क्वायर है आपका 38 और एरर कितनी है, 2 है। तो एरर की अगर वेरिएंस निकालते हैं तो एरर वेरिएंस कहा जाएगा और टोटल स्क्वायर की जो मतलब कि एरर देखेंगे तो उसको टोटल स्क्वायर वेरिएंस कहा जाएगा। ओके, तो वेरिएंस का मतलब कि यहाँ पर वेरिएंस निकाला जाएगा। ओके, अब वेरिएंस कैसे निकालता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर करके निकालते। ओके, स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालते वो हम स्टैटिस्टिक में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरर वेरिएंस को पहले ज्ञात किए, पहले स्क्वायर निकाले जाते हैं। ओके, स्क्वायर के बेस पर हम क्या करते हैं, उनको माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हम वेरिएंस निकालते हैं, जो माइनस किया उनमें से जो आंसर आया वो हमारी एरर हो गई और जो टोटल हुआ वो हमारा टोटल हो गया। अब देखो टोटल का भी वेरिएंस निकालेंगे और एरर का भी वेरिएंस निकालेंगे। ओके, दोनों का वेरिएंस यहाँ पर निकाला जाता है। ओके, और उसके बाद हम क्या करते हैं, रूलन सूत्र के द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। ओके, जस्ट एग्जाम्पल के रूप में भी हम समझते हैं, पहले इसका फॉर्मूला में यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, ओके, जस्ट ओके, यहाँ पर जो रूलन का जो फॉर्मूलाज है उसके अंदर क्या आएगा, 1 माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन। ओके, ये जो है आपकी क्या है, एरर वेरिएंस जो आपने निकाला। ओके, ये एरर वेरिएंस है। ओके, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपकी जो टोटल वेरिएंस जो है वो है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो है वो आपकी एरर वेरिएंस का है। ओके, और ये क्या है आपका टोटल वेरिएंस का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर आरटीटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है। ओके, रिलायबिलिटी हम देख रहे हैं ना, तो उसके जो स्क्वायर मिलेंगे उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है। उसके बाद देखो यहाँ पर है स्टैंडर्ड
डेविएशन स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, आपको वेरिएंस दिखा रहा है। किसका वेरिएंस दिखा रहा है कि प्रत्येक परीक्षार्थी या उत्तरदाता के 2 प्राप्तांकों का अंतराल का प्रसरण। हमने मान लो 50 बच्चे लिए। ओके, अब 50 बच्चे के एक एक बच्चे का हम यहाँ पर निकालेंगे। ओके, एक एक बच्चे का मान लो कि एक बच्चा है। ओके, उसके टेस्ट को 2 भागों में बांट लिया OD1 नंबर से। ओके, और उनके स्क्वायर निकाले, इन स्क्वायरों के बीच का डिफरेंस निकाला। ये हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकाला, जो डिफरेंस मिला उसको हमने एरर बोल दिया। ओके, और इसका वेरिएंस निकालेंगे, एरर का वेरिएंस निकालेंगे, उसको एरर वेरिएंस बोलेंगे। और यहाँ पर जो टोटल मिल रहा था ना, इन दोनों का टोटल तो मिलेगा ना, यहाँ पर ये दोनों का टोटल भी यहाँ पर करते, तो ये जो टोटल मिला, ओके, टोटल मिला तो उसका भी वेरिएंस निकालेंगे, उसका भी क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। ओके, इस तरीके से हम एक ही पर्सन के यहाँ पर 2 वेरिएंस निकालेंगे। एक तो आपका एरर वेरिएंस निकलेगा, एक आपका टोटल वेरिएंस निकलेगा। ओके, ये एक पर्सन का हमने काम किया। ऐसे ही हमें क्या करना है, कितने बच्चे, 50 बच्चे लिए तो 50 बच्चे की ये प्रोसेस 50 बच्चे की करनी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 50 बच्चे के टोटल करेंगे, उनके जो भी स्क्वायर है 50 बच्चों का है तो उनका सभी का। ओके, यहाँ पर जो टोटल है ना वो 50 बच्चे का टोटल यहाँ पर करेंगे। ओके, तो वो हो जाएगा आपका टोटल। ओके, वो क्या हो जाएगा, टोटल। और उन्हीं टोटल से हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। ओके, उन्हीं टोटल का वेरिएंस निकालेंगे, और ये जो वेरिएंस आया वो क्या हो गया आपका, ये वाला टोटल का वेरिएंस हो गया। ओके, जिसको हम बोलते हैं वेरिएंस ऑफ द टोटल स्क्वायर। ओके, टोटल स्क्वायर का हमने वेरिएंस निकाल दिया। ओके, इस तरीके से। अब देखो, ये तो हमने टोटल स्क्वायर का वेरिएंस निकाला। एरर में क्या करेंगे, इन सभी का मतलब कि जो एरर वेरिएंस आया है कि नहीं, है ना, इन सभी की एरर वेरिएंस आया, इन सभी की एरर वेरिएंस को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे सारे के, है ना। तो यहाँ पर या तो फिर हम इन सभी की एरर जितने भी आए हैं उन सभी एरर को, ओके, एरर को, उन सभी एरर का क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे सभी के। ओके, वेरिएंस निकालेंगे, और उन सभी के एरर के वेरिएंस को निकालकर हम क्या निकालेंगे, उसको बोलेंगे हम, जो भी एरर का जो वेरिएंस निकल रहा है उसी को हम बोलते हैं एरर वेरिएंस। ओके, तो एरर वेरिएंस, ये आपका एरर वेरिएंस हो गया। ओके, ये ऐसे लिखा जाता है, या तो फिर इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, ऐसे, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मुझे लिखना भी नहीं आता है, देखो। ओके, इस तरीके से। ये टोटल का T याद रखो और ये एरर का D याद रखो। ओके, और इसको क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ओके, और भाग करने के बाद 1 में से माइनस कर देते हैं। बस ये वाला फॉर्मूला आपका बन गया। फॉर्मूला पूछा नहीं जाता, लेकिन आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ हमने ये काम कुछ किया था। ओके, तो इस तरीके से रूल एंड फॉर्मूला लगाकर हम क्या करते हैं, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को ज्ञात कर पाते हैं। ओके, क्लियर, आई होप। तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर हम एरर वेरिएंस ढूंढते हैं। ओके, एरर वेरिएंस के बेस पर हम क्या करते हैं, एरर वेरिएंस के बेस पर हम क्या करते हैं, रिलायबिलिटी को निकालते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं फ्लैनेगन। ओके, फ्लैनेगन, क्या नाम है, फ्लैनेगन या फिर फ्लैनेगन है ना, चलो जी कोई बात नहीं, जस्ट वेट। ओके, ओके, यहाँ पर देखो फ्लैनेगन। ओके, यहाँ पर न के ऊपर आएगा। ओके, तो फ्लैनेगन सूत्र। ओके, फ्लैनेगन फार्मूला की बात करते हैं। तो अब देखो, फ्लैनेगन ने 1937 में ये फार्मूला दिया हुआ था। ओके, और इसने क्या किया था, रूलन से ही मिलता जुलता ये फार्मूला है। ओके, रूलन ने क्या दिया था, रूलन ने भी फार्मूला दिया था ना, उसने क्या किया था, पहले उसको याद कर लेते हैं। रूलन ने क्या किया, 2 भागों में तो यहाँ पर भी बांटा जाता है। ओके, OD1 नंबर से बांटो या फिर ओके, ये हमने OD1 नंबर से बांटा, या फिर यहाँ पर इस तरीके से कर रहे, या फिर मतलब कि 2 तरीकों में से किसी भी एक का आप यूज कर सकते हो। ओके, OD1 से बांटो या फिर फर्स्ट सेकंड से बांटो। ओके, इन दोनों से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर निकाले, है ना, दोनों के,
ये तो हमने रूलन में भी किया था, स्क्वायर निकाला था। फिर रूलन में हमने क्या किया, रूलन के अंदर हमने इन स्क्वायरों का एरर निकाला है ना, इन स्क्वायरों के बीच का डिफरेंस निकाला। ओके, ये जो स्क्वायर मिले, ये जो स्क्वायर मिले, उसके बीच का डिफरेंस निकाला। उसको जो डिफरेंस मिला उसी को हमने एरर बोल दिया, और एरर का जो भी वेरिएंस निकला उसको एरर वेरिएंस कह दिया। ओके, और इन दोनों का जो भी मतलब कि जो स्क्वायर आए थे उनको, टोटल स्क्वायर आए थे उनको, मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का, मतलब कि ओड नंबर और इवन नंबर के जो टोटल आए थे उनको टोटल कर दिया। ओके, और उसको बोल दिया टोटल वेरिएंस, है ना। तो उसी के बेस पर हमने काम किया था। फ्लैनेगन के अंदर भी यही काम है। यहाँ पर ये कर क्या रहे हैं, दोनों हिस्सों में बांट लिया हमने। ओके, टेस्ट को। उसके बाद हमें जो स्क्वायर मिल रहे हैं उन स्क्वायरों का यहाँ पर हम डिफरेंस नहीं निकालते। ओके, यहाँ पर हम डिफरेंस नहीं निकालते, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जो स्क्वायर मिले ना उसके बेस पर हम वेरिएंस निकाल देंगे। ओके, वेरिएंस निकाल देंगे। अब देखो, इनके स्क्वायर जो भी आया उनके बेस पर हमने वेरिएंस निकाल दिया, इवन के जो भी स्क्वायर आए उसके बेस पर हमने वेरिएंस निकाल दिया। बस ये काम किया उन्होंने। ओके, बहुत ही इजी वे में कर दिया। स्प्लिट हाफ में क्या किया, दो फॉर्मूलाज लगाए। ओके, उसके बाद रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट निकाला। फिर रूलन में क्या किया, दो स्क्वायर तो निकाले, स्क्वायर के बाद एरर निकाली, एरर के बाद एरर वेरिएंस निकाला, टोटल वेरिएंस निकाला। फिर जाके हमने कैलकुलेशन किया और रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट देखा। फ्लैनेगन में क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर का वेरिएंस, अलग अलग स्क्वायर, दो स्क्वायर मिल रहे हैं तो उनका वेरिएंस निकालते हैं। ओके, और उन्हीं के बेस पर हम रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट निकालते हैं। ओके, अब देखो, जिसके आधार पर परीक्षण की आंतरिक संगति विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है, ये बात है। इस सूत्र में विषम संख्या वाले एकांशों, मतलब कि ओड इवन अगर ले रहे हैं तो ओड इवन का मेंशन है, या फिर फर्स्ट सेकंड ले रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड का। ओके, यहाँ पर उसका कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ओके, ये समझ में आना चाहिए आपको। अब देखो, जैसे कि मान लो हमने ओड इवन ले लिया, तो ओड वाले जो भी आइटम्स पर जो स्क्वायर आएंगे, ओके, ये जो स्क्वायर आए, ओके, उसका प्रसरण, प्रसरण मतलब क्या होता है, वेरिएंस। प्रसरण मतलब क्या होता है, वेरिएंस। ओके, तो हमने जो भी टोटल हमें यहाँ पर ओड नंबर के जो टोटल मिले उसका वेरिएंस निकाला। उसके बाद क्या किया, सम संख्या वाले एकांशों पर आए प्राप्तांकों का प्रसरण अलग अलग निकाला, मतलब कि इवन नंबर का जो टोटल आया उसका हमने यहाँ पर वेरिएंस निकाला। ओके, उसके बाद त्रुटि प्रसरण का आकलन किया जाता है। अब देखो, यहाँ पर क्या किया जाता है कि ये जो है ना, मतलब कि यहाँ पर त्रुटि प्रसरण का मतलब एरर वेरिएंस का आकलन किया जाता है, यहाँ पर ये बताया। लेकिन हम यहाँ पर एरर वेरिएंस नहीं निकालते। ओके, ये याद रखना है, हम यहाँ पर एरर वेरिएंस नहीं निकालते। जस्ट वेट। ओके, ओके, यहाँ पर हम एरर वेरिएंस नहीं निकालते। ओके, एरर वेरिएंस का मतलब है, ये हमने रूलर में ये काम किया था। ओके, रूलर के अंदर हमने क्या किया था, एरर वेरिएंस निकाला था। लेकिन हम यहाँ पर एरर वेरिएंस नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वेरिएंस के बेस पर ही डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें कैलकुलेशन रूलर फॉर्मूला के समान परीक्षण के दोनों भागों में प्राप्तांकों के अंतर पर आधारित नहीं, डिफरेंस नहीं निकाल रहे हम यहाँ पर, दोनों का डिफरेंस नहीं निकाल रहे। डिफरेंस मतलब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब कि एरर देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम एरर नहीं देख रहे, एरर वेरिएंस नहीं देख रहे। ये एरर वेरिएंस जहाँ पर आएगा वो आपको याद रखना है, रूलन फार्मूला के अंदर आएगा। ओके, जबकि फ्लैनेगन के अंदर हम एरर वेरिएंस नहीं, यहाँ पर बताया गया अंतर पर आधारित नहीं, डिफरेंस यहाँ पर नहीं निकालते। ओके, अब देखो उसके बाद कैसे करते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। ओके, इसका फार्मूला देख लेते हैं। जैसे कि फार्मूला है आपका आरटीटी। ओके, ये क्या है हमारा, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है। ओके, आरटीटी के मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट। यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट यही आपका। ओके, अब देखो यहाँ पर रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट आरटीटी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, तो 2। ओके, यहाँ पर कौंस के अंदर है 1 माइनस, ओके,
ये स्क्वायर हो गया आपका 1, ओके। मतलब कि ये आपका जो पार्ट 1 था उसका स्क्वायर हो गया, वेरिएंस ऑफ 1 पार्ट ऑफ द टेस्ट, ओके। तो ये जो वेरिएंस है वो किसका वेरिएंस है, 1 पार्ट का है, ओके। प्लस ये सेकंड पार्ट का आपका वेरिएंस हो रहा है, ओके। डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं, टोटल जो आपके स्क्वायर है, ओके, उसका ये वेरिएंस है, टोटल स्क्वायर का ये टी है, टोटल स्क्वायर का ये वेरिएंस, ओके। इस तरीके से तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले 1 माइनस यहाँ पर कर रहे हैं जो भी पहले पार्ट का जो वेरिएंस आया आपका और दूसरे पार्ट का जो वेरिएंस आया उसको पहले क्या करते, प्लस करते, ओके। यहाँ पर समझो, यहाँ पर 2 भागों में हमने बांट लिया टेस्ट को, उसके जो स्क्वायर आए, ओके, इन स्क्वायरों के बीच ये जो स्क्वायर है आपके स्क्वायर्स, ओके, ये है आपके स्क्वायर, ओके। यहाँ पर स्क्वायर है तो इनका हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, ओके। ये वेरिएंस निकाला, इसका ये वेरिएंस निकाला, है ना। अब इनका जो ये जो स्क्वायर आया, ओके, ये जो वेरिएंस आया उसको हमने कह दिया कि वेरिएंस फर्स्ट पार्ट का ये वेरिएंस है और ये जो वेरिएंस आया वो सेकंड पार्ट का वेरिएंस आ गया, ओके। अब इन दोनों स्क्वायर का जो टोटल करते हैं हम, ओके, टोटल करके हम जो वेरिएंस निकालते हैं, ओके, जो वेरिएंस निकालते हैं उसको क्या बोल दिया यहाँ पर, टोटल वेरिएंस बता दिया, ओके। मतलब कि टोटल वेरिएंस, ओके, ये आपका आ गया इस तरीके से। अब देखो इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर इनपुट करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करके रिलायबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट निकालेंगे। अब देखो जैसे सपोजली मान लो कि अगर आपका ना, मान लो कि आपका स्टैंडर्ड डिवीजन, अब देखो जब भी आप वेरिएंस निकालते हो, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि वेरिएंस कैसे निकलता है, जो भी मीन होता है मीन के बेस पर हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं ना। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के बाद जो स्टैंडर्ड डिवीजन है उसका स्क्वायर जो करेंगे ना हम, तो वही हमारा वेरिएंस कहलाएगा, ओके। स्टैंडर्ड डिवीजन का जो स्क्वायर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वेरिएंस बोलते हैं, ओके। तो सपोजली मान लो कि आपका स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आया आपका 1.49, ओके, 1.49 आया, ये आया आपका स्टैंडर्ड डिवीजन, क्या आया, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अब इसका वेरिएंस क्या होगा, तो वेरिएंस हम स्क्वायर करेंगे इसका, है ना। तो इसका 1.49 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो वेरिएंस कितना आ रहा है यहाँ पर, तो 2.20 होगा, 2.20 होगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारे मतलब कि स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं और उसके क्या निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, ओके। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 पार्टों में, मतलब कि ये पहले पार्ट है तो उसका मान लो कि स्टैंडर्ड डिवीजन आपका आ गया, सपोजली मान लो कि 2.20 स्टैंडर्ड डिवीजन का जो स्क्वायर किया हमने तो वो आ गया, ये जस्ट वेट, स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 1.49 आया, ओके। इसका जो वेरिएंस निकाला तो वेरिएंस आया आपका 2.22, ओके। यहाँ पर मान लो सपोज ये एग्जांपल है, ओके। यहाँ पर मान लो कि स्टैंडर्ड डिवीजन अगर सेकंड का आया, मान लो कि सेकंड का आया, मान लो कि स्टैंडर्ड डिवीजन 1.85 आया, ओके। और तो उसका वेरिएंस कितना निकलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, 3.42। स्क्वायर कैसे करते पता है ना, 1.85 इंटू 1.85 इस तरीके से स्क्वायर किया जाता है, ओके। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई, वेरिएंस यहाँ पर 3.42 आया। अब देखो टोटल कैसे करेंगे, टोटल कैसे करना है, तो टोटल आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी आपका वेरिएंस आया है, ओके, उनका आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर सपोजली मान लो कि आपका जो टोटल है, ओके, वो टोटल आपका यहाँ पर जो आपने टोटल किया तो सपोजली मान लो कि 3.26 आया, ओके। ये आपका क्या है, टोटल आया, ओके। तो स्टैंडर्ड डिवीजन अगर आपका 3.26 आ रहा है तो उसका वेरिएंस क्या होगा, उसका वेरिएंस होगा 10.63, ओके। तो अब आपको वैल्यू सारी के सारे वेरिएंस मिल गए, ओके। पार्ट 1 के भी मिल गए, पार्ट 2 के भी वेरिएंस मिल गया और टोटल का भी वेरिएंस मिल गया। अब इन्हीं वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर इनपुट करना है। तो देखो 2 यहाँ पर कौंस में -1 माइनस, ओके, पहले पार्ट का वेरिएंस कितना मिला है, 2.22 प्लस यहाँ पर दूसरे पार्ट का क्या मिला है, 3.42, ओके। और डिवाइडेड बाय कितने करेंगे, टोटल का वेरिएंस कितना मिला है,
63। ओके, बस इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। इन दोनों का पहले सम कर लो, फिर यहाँ पर भाग करना है इनका। ओके, उसके बाद 1 में से माइनस करना है और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो भी लायबिलिटी कोफिशिएंट होगा वो आपको मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से फ्लैनेगन जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसके बेस पर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हो, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकाल सकते हो। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी यहाँ पर। ओके, और जहाँ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सबसे पहले वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फीडबैक जरूर से देना, कमेंट बॉक्स में बताते रहना आपको चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, वीडियोस आपको कैसा लगता है, तो वो सारा फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में मुझे देते रहना। ओके, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।